नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं विजय सरदाना जी, जो अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिक नज़रिए से भी काफ़ी चीज़ें बहुत तीक्ष्ण तरीके से रखते रहे हैं। और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर। विजय जी, अमेरिकी यात्रा में प्रधानमंत्री ने क्या-क्या किया है आज पहले दिन, वो तो आपको मालूम ही होगा। बहुत ही व्यस्त एजेंडा उनका रहता है जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं। उनकी एक यात्रा जो होती है, अगर आप पिछले प्रधानमंत्रियों से तुलना करें तो शायद एक ही यात्रा में वो 4-5 यात्राएं पैक करके ले जाते हैं अपने सूटकेस में। क्योंकि जितनी बैठकें होती हैं उनकी, जितना व्यस्त एजेंडा रहता है और एक-एक मिनट का सदुपयोग करने का जो एक नज़रिया रहता है, उसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि बाकी लोगों की 4-5 यात्राएं और मोदी जी की एक यात्रा, सब बराबर है। तो आज क्या किया इन्होंने? टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मिले, कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर रतनलाल से मिले, प्रोफेसर पॉल रोमर हैं उनसे भी मिले, रे डालियो से मिले और उनसे आर्थिक मुद्दों पर बातचीत हुई, डिजिटल इंडिया, आधार कार्ड वगैरह पर बात हुई। और यहाँ पर निवेश के लिए उन्हें भारत आने का न्योता दिया, हेल्थ सेक्टर के जानकारों के साथ बातचीत हुई है। इसके बाद अभी रे डालियो का जो मैंने जिक्र किया, वो ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के को फाउंडर हैं और ये दरअसल हेज फंड कंपनी है। इसके बाद अगर और भी एजेंडा देखें तो जैसे एलन मस्क से उन्होंने बात की तो उसमें यह ऐलान सामने आया, ऐलान नहीं बल्कि एलन मस्क ने संकेत दिया कि अब वो जल्दी ही अगले साल भारत आएंगे और भारत के साथ रिश्तों में निवेश करेंगे वो। अब इसके आगे फिर कल जो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ चर्चा होगी, बातचीत होगी, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का रहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के परिसर में बहुत एक भव्य आयोजन हुआ योग दिवस का, जिसमें प्रधानमंत्री ने स्वयं योग किया, अन्य सहभागियों के साथ उनका एक संक्षिप्त संबोधन भी रहा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जाकर के उन्होंने मिलेट्स की मार्केटिंग भी कर ली, क्योंकि वो जब भी जाते हैं तो अपना कोई एजेंडा साथ में लेकर के जाते हैं और वो एजेंडा ऐसा होता है जिसमें भारत के हित कहाँ बढ़ रहे हैं इस पर एक खास नज़र रहती है। तो बाकी लोगों का एजेंडा अलग तरह का होता है, पीएम का एजेंडा एक अलग तरह का होता है। तो मिलेट्स की मार्केटिंग साथ में कर ली उन्होंने, मतलब योग दिवस की मार्केटिंग तो कर ही रहे थे, साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेट्स ले गए। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरी नज़र गई कांग्रेस के एक ट्वीट पे और उसमें उन्होंने हिंदी सिखाई। और हिंदी में क्या सिखाया उन्होंने? एक मुहावरे का अर्थ बताया। और मुहावरा क्या है? 9-2-11 होना। और साथ में फोटो लगाई प्रधानमंत्री मोदी की, जो अमेरिका में विमान से उतरते हुए जो उनकी फोटो है, उसका मतलब थोड़ा एक ग्राफिक रूपांतरण करते हुए उन्होंने लगाया। मतलब क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो अभी 3 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर गए हैं, वो 9-2-11 हो गए हैं? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आपको इस बात को समझना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री और खासकर मिस्टर मोदी जब बाहर जाते हैं तो उनके दिमाग में 2-3 चीजें बहुत क्लियर होती हैं। उनको ये पता है कि जहां भी वो जाएंगे पूरी दुनिया की नजर उस पर रहेगी और खासकर भारतीय जनता की, भारतीय मीडिया की और भारतीय पॉलिटिकल क्लास की। वो इस बात को जानते हैं और जब वो जाते हैं तो कई चीजों पे उनकी नजर होती है और उनको ये पता है कि जब सारे कैमरे, सारे मोबाइल फोन्स उनकी तरफ देख रहे होंगे तो उनको क्या कहना है जिससे वो भारत को और सुदृढ़ दिखा सके, भारत को और आगे बढ़ता हुआ दिखा सके, भारत की पॉजिटिव छवि दिखा सके और साथ ही साथ में अपने आप को एज ए भारत का कमिटेड ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्थापित कर सके। ये उनकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। उनको पता है कि कम्युनिकेशन बगैर बोले भी कैसे किया जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो लोग इस बात को पचा नहीं पाते, जिस तरह से उनके
स्वागत में अमेरिका में तैयारियां हुई, वहाँ के राष्ट्रपति ने, वहाँ के कांग्रेस ने, वहाँ की मीडिया ने, वहाँ के भारतीय समुदाय ने, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने, वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी ने जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव किया और जिस तरह से उनके साथ मैं ये कह सकता हूँ कमिटमेंट दिखाया, और एक जो उनका विजन है भारत के लिए उसमें अपनी भागीदारी दिखाई, तो मुझे लगता है कि ये एक सुखद संदेश है भारत के लिए। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री एक राजनीतिज्ञ भी हैं, उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल ओपोनेंट ये कैसे इस बात को पचा लेगा कि उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है उसकी इतनी तारीफ हो रही है, उनकी गुडविल इंप्रूव हो रही है, इससे उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ भारत में भी जो गुडविल है वो इंप्रूव हो रही है, तो ये तो एक टेक्निकली पॉलिटिकल सेटबैक है ऑपोजिशन के लिए। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए वो कोई ना कोई इस तरह की डिस्ट्रक्टिव टेक्निक अपनाने की कोशिश करते हैं जिससे जनता का ध्यान भटके और वो इस तरह के उनका जो प्रोपेगेंडा है उसमें उलझे और जो अचीवमेंट्स प्राइम मिनिस्टर की है वो कम आंख के दिखाई जाए। और ये यही नहीं रुकेगा, जब प्रधानमंत्री वापस आएंगे तब आप देखिएगा अपोजिशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें ये कहा जाएगा कि कोई अचीवमेंट नहीं हुआ, ये सिर्फ एक शो बिजनेस था मोदी साहब सिर्फ फोटो खिंचवाने गए थे, कैमरे के आगे गए थे। ये सब बातें कही जाएंगी ताकि उन्होंने जो अचीव किया है उसको किसी तरह से जनता की नजर में ये दिखाया जाए कि ये सब टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी थी, आप इस पे ध्यान ना दें। जी राजीव जी, तो अब थोड़ा काम की बात भी कर लेते हैं। मतलब विपक्ष की चर्चा, चूंकि उनका तंज था, अच्छा उनका एक और तंज था, योग से भी उन्हें कुछ दिक्कत हो गई। अब संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री पहुंचे योग दिवस को लेकर के, और वो योग दिवस प्रधानमंत्री मोदी की ही पहल पर पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जब यह प्रस्ताव लाया गया तब लगभग 250 देशों ने इस पर सहमति दी, और आज 180 देशों से ज़्यादा के प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र के परिसर में मनाया गया, और यह एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की। लेकिन अब कांग्रेस योग के साथ प्रधानमंत्री के इस जुड़ाव पर क्या तंज कर रही है, तो इन्होंने एक ट्वीट किया है, पीएम मोदी के पसंदीदा आसन, मौन आसन, जुमलासन, कैमरासन, प्रचारासन, अनसुनासन, मोरासन, वस्त्रासन, मित्रासन। अभी आपको ध्यान होगा एक दिन पहले एक अलग प्रसंग है, जब गीता प्रेस को मतलब पुरस्कार देने की घोषणा हुई, तो उस पर भी कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश की कैसी एक थोड़ी जली भुनी प्रतिक्रिया आई थी। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि जयराम रमेश अकेले थे, मतलब फिर पूरी पार्टी उनके साथ ही थी। एक आध अगर प्रमोद कृष्ण जैसे कुछ लोगों को जो वैसे ही मुख्य धारा में नहीं है इस समय कांग्रेस में, उनकी अलग प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन ऐसा लगा कि हाँ, अगर गीता प्रेस की आलोचना कर रहे हैं जयराम रमेश तो ये ऑफिशियल लाइन है, और वैसे भी जयराम रमेश खुद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, तो उन्होंने जो कहा वो ऑफिशियल लाइन अपने आप हो जाती है। तो ये लाइन जो है बार बार लेकर के कांग्रेस साबित क्या करना चाहती है कि योग का विरोध करेंगे, गीता प्रेस का विरोध करेंगे। मतलब जहां भी भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का कुछ अंश दिखने लगे, वहां पर आपको एकदम उस पर तिर्यक प्रतिक्रिया देनी है, तिरछी प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है। अब कांग्रेस को के जो लीडरशिप है वो फ्रस्ट्रेटेड। अब आप ये समझिए कि अगर गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है, अगर कांग्रेस उसकी तारीफ करती तो क्या मैसेज देती कांग्रेस? फिर कांग्रेस ये कहती कि देखिए, आपने जो सरकार ने या जो गांधी शांति प्रतिष्ठान है जिन्होंने अवार्ड दिया है उन्होंने सही डिसीजन लिया, इसका मतलब ये था। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो निर्णय लिया गया वो सही था। तो ये बात क्लियर है।
लेकिन कांग्रेस की मजबूरी यह है कि सरकार या सरकार से संबंधित कोई भी संस्थान कोई भी डिसीजन लेगा तो उसका क्रिटिसाइज ही करना है, चाहे उसका रेलेवेंस हो या ना। अगर मैं ये कहूं कि महात्मा गांधी और गीता का क्या रिलेशन है, अगर कोई पूछे तो क्या महात्मा गांधी गीता पाठ नहीं करते थे? क्या उनका गीता में आस्था नहीं थी? तो और अगर अगर आप गीता प्रतिष्ठान की या जो गीता प्रेस है गोरखपुर की, अगर आप उसकी किताबें पढ़ें, मैंने तो बचपन में बहुत पढ़ी, क्योंकि गीता प्रेस का कानपुर रेलवे स्टेशन पे एक स्टॉल हुआ करता था। मैं बचपन की बात कर रहा हूं, और मेरे फादर रेलवेज में थे और वो कानपुर पोस्टेड थे, और जब भी वो आते थे वहां से तो हमारे लिए किताबें लेके आते थे, और वैसी किताबें और कोई पब्लिशर नहीं छापता था उस रेट पे और उस क्वालिटी की, दोनों चीजें, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, जिसमें बच्चों के लिए प्रेरक कहानियां, बहादुर बच्चे, बहादुर लड़कियां, बहादुर बच्चियां, भारत का इतिहास, भारत के शहीद, भारत की संस्कृति, सिंपल रूप में भारत के जितने ग्रंथ थे उनको सिंपल रूप में, ताकि बच्चे उसमें अट्रैक्ट हों, चाहे वो जैसे अमर चित्र कथा टाइप कार्टून बुक्स थी, वो गीता के ऊपर, रामायण के ऊपर, आप नेम इट, वो पीले से कवर का जिल्द होता था, सिंपल सा, बड़े बड़े फॉन्ट में लिखी हुई किताबें, और कोई बहुत महंगी नहीं, 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए। मेरे पास आज भी मेरे बीकानेर के घर में वो पड़ी होंगी। वो इतनी अच्छी किताबें थी कि आपको कबाड़ी को भी देने का मन नहीं करता। मैं आपको हकीकत ये बता रहा हूं, आज वो कम से कम और कुछ नहीं 40 साल से ऊपर हो गया होगा, आज भी वो घर में पड़ी है। कहने का मतलब क्या है कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, हम एक तरफ हैरी पॉटर की बात कर रहे हैं, हम ऐसी फिक्शन की बात कर रहे हैं जो बच्चों की मानसिकता को सड़ाता है, गलाता है, उसमें जिसे मैं कहता हूं कि मानसिक कुपोषण करता है या ब्रेन पॉइजनिंग करता है हमारे संस्कार और संस्कृति के बारे में, वो किताबों के लिए तो आपको कोई एतराज नहीं। लेकिन गीता प्रेस जितने भारत में बच्चों में संस्कार डालने की कोशिश करी, उससे आपको ऐतराज है। तो फिर कांग्रेस कौन सा संस्कार पैदा करना चाहती है? कांग्रेसी या राहुल गांधी ने जो बचपन में किताबें पढ़ी वो सबको पढ़ाना चाहते हैं? अभी योग दिवस को लेकर के ही योग दिवस को लेकर के ही कांग्रेस के तंज का क्या मतलब है? क्या योग जो है वो भाजपा की देन है? मतलब हर बात पर अगर आप एक दिशा में चले जाते हैं कि मतलब योग के बहाने मोदी पर तंज कसना। देखिए, दुख की बात यही है राजीव जी कि हिंदुस्तान के ऑपोजिशन को ये बात समझ में नहीं आ रही है, जो जनता समझ पा रही है कि आपको हर चीज में विरोध नहीं करना है। आपको जहां विरोध करना है आप करिए, आप उनकी पॉलिटिकल विचारधारा को खंडन करिए, विरोध करिए, प्रोटेस्ट करिए, सब करिए। लेकिन जहां पे पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, जहां पे राष्ट्रीय हित है, जहां पे कल्चरल वैल्यूज हैं, जहां पे मॉरल वैल्यूज हैं, आप वहां भी क्रिटिसाइज करेंगे तो आप पॉजिटिव किसको बोलेंगे? आज अगर कांग्रेस योगा को प्रोटेस्ट कर रही है या अपमानित कर रही है जस्ट बिकॉज कि मोदी साहब को उसके साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि उनके प्रयास से आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑफ योगा बन रहा है, तो आप क्या डिस्को को सपोर्ट करेंगे? आप किसको सपोर्ट करेंगे? या हिप हॉप को सपोर्ट करेंगे? किसको करना चाहेंगे? या आप कैबरे को सपोर्ट करना चाहेंगे कांग्रेस एज ए गुड एक्टिविटी फॉर फिजिकल फिटनेस? क्या कांग्रेस करना क्या चाहती है? तो विरोध का स्वर शायद इसीलिए है क्योंकि योग के साथ आज मोदी बहुत क्लोजली एसोसिएट हो गए, और प्रॉब्लम कांग्रेस की ये हो रही है कि वो कहीं ना कहीं इतने इनसिक्योर हो गए हैं मोदी के नाम से कि उनको सपने में भी मोदी का अगर नाम भी आता है तो उनको लगता है कि भूत आ गया, और वो घबरा जाते हैं। इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि वो किस चीज का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब ये उनकी मानसिक उलझा है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी भारत का प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक नियंत्रण पर स्टेट विजिट पर राजकीय यात्रा पर पहुंचा है।
वहां यदि प्रधानमंत्री की यह यात्रा सफल होगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अमेरिका और भारत के बीच कुछ नए समझौते होंगे, कुछ नई प्रगति होगी, दोनों के संबंध और मजबूत होंगे। क्या यह सब होने पर हमारे देश के विपक्ष को मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि भारत को कुछ सफलताएं मिली? वो इस डर से, इस आशंका से कि अच्छा इसका क्रेडिट मोदी जी को मिलेगा और इसलिए वो इन सफलताओं में भी विफलताएं ढूंढने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस को मेरे ख्याल से राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की सफलता पे खुश होना चाहिए, क्योंकि उनको ये कंपेयर करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी को कितनी बार स्टेट विजिट मिला, उनको किस किस वहाँ के सेनेटर ने और किस किस के कांग्रेसमैन ने अपने घर बुला के पर्सनल उनका वेलकम किया, रेड कारपेट बिछाए, और फिर कहें कि देखिए मोदी जी तो ऑफिशियल विजिट पे गए थे, जबकि 1-to-1 पर्सनल रिलेशन तो राहुल गांधी का। तब तो बात समझ में आती कि भाई आप तो चलो स्टेट चले गए क्योंकि आप इंडिया के पीएम हो, आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, मान लिया। लेकिन राहुल गांधी जिन जिन सीनेटर और कांग्रेस के घर गए थे, जिनको वेलकम किया था, रेड कारपेट बिछे थे, मालाएं डाली गई थी, वो सब चर्चाएं कांग्रेस को करनी चाहिए मीडिया में। और अगर कांग्रेस के पास वो फुटेजेस नहीं है तो फिर ये या तो राहुल गांधी का वहां स्वागत नहीं हुआ या अनवांटेड थे, और अगर हुआ तो फोटोग्राफ्स क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के पास अपने लीडर हैं जो अमेरिका गए थे पिछले हफ्ते ही, कोई बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है। आप उसका बखान करिए, उसको मोदी साहब की विजिट से कंपेयर करिए और दुनिया को बताइए कि एक सक्सेसफुल विजिट किसको कहा जाता है। और अगर मोदी साहब की विजिट से आपको परेशानी है तो मैं वही कह रहा हूं, फिर किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? राहुल गांधी की विजिट से। और अगर राहुल गांधी की विजिट सक्सेसफुल थी और मोदी जी की विजिट फेल थी, तो फिर भारत सरकार और अमेरिकन गवर्नमेंट को मिल बैठ के सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल डिप्लोमेसी या बाइलेटरल रिलेशन किसको बोलते हैं। और हो सकता है कि बाइडेन साहब को राहुल गांधी को बुला के कुछ ट्यूशन लेनी चाहिए कि भैया किस तरह से बाइलेटरल रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं, आप हमें गाइड करिए। क्योंकि जो भारत सरकार और अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक स्टेट ऑफिशियल विजिट को इतना सक्सेसफुल किया और कांग्रेस की नजर में वो फेल है, तो हो सकता है कि राहुल गांधी विजिट वाज ए मॉडल विजिट, तो उससे सीखना चाहिए। जी, अच्छा, यहाँ पे इस यात्रा के जो बड़े एजेंडा हैं, अब जैसे आज कुछ प्रमुख लोगों से मुलाकात की उन्होंने, जिसमें एलन मस्क का नाम लोग काफ़ी जानते हैं। उनकी तरफ से क्या निवेश आएगा, नहीं आएगा, टेस्ला को भारत सरकार स्वीकृति देगी या नहीं देगी, देगी तो किन शर्तों पे देगी, वो सब चीज़ें हैं अपनी जगह। लेकिन कुल मिलाकर के अमेरिकी सरकार के साथ भारत के जो संबंध हैं, उनमें आपको क्या क्या आशाएं हैं? इस यात्रा में क्या कुछ हो सकता है जो भारत के लिए पॉजिटिव हो, और क्या ऐसा है जो अमेरिका हम पर दबाव डालना चाहेगा कि ऐसा हम करें लेकिन हमें नहीं करना है और उससे बच करके आना है? देखिए राजीव जी, मैंने ये कहा था कोविड जब हुआ था, जब लॉकडाउन दुनिया में लगा था, तब मैंने एक बात कही थी कि कोविड के बाद दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा और उसमें भारत प्रोमिनेंट फोर्स के रूप में उभरेगा। उसके कारण कई हैं, क्योंकि शायद दुनिया की आज सबसे बड़ी आबादी वाला देश काफी हद तक आत्मनिर्भर है बहुत सारी चीजों में, और ये बाजार एक ऐसा है जो हाईली अनसैचुरेटेड, बहुत मतलब डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में जो संभावनाएं हैं, प्लस डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, इन सब बातों को देखते हुए मेरा ये कहना था कि भारत बहुत मजबूती से उभरेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स आर इन फेवर ऑफ इंडिया। कोविड के बाद ये बात सबको समझ में आ गई, क्योंकि जिस तरह से चाइनीज इकोनॉमी स्टेगनेंट में हो रही है, जिस तरह से साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम है, चाइना रशिया अपने आप में और ज्यादा क्लोज एलाइज बनते जा रहे हैं, जो दोनों के दोनों एडवर्सरीज हैं वेस्टर्न पावर के।
और वेस्टर्न पावर को एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए इंडिया में अपनी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तीनों के लिए भारत से अच्छा स्थान पूरी दुनिया में आज नहीं है। भारत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, पूरा इंडियन ओशन, एक तरफ पूरा एशिया, दूसरी तरफ पूरा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, आप दोनों तरफ इसको कवर कर सकते हैं। डाउन साउथ चले जाए तो पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो कहने का मतलब है कि जो दुनिया के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं वो सारी भारत के चारों तरफ है, इंडियन ओशन रिम के आसपास। दूसरा वे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, तो ये तीनों समुद्र जो है वो भारत को टच करते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या अमेरिका इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को छोड़ सकता है? पहला, क्या अमेरिका 140 करोड़ की आबादी के बाजार को इग्नोर कर सकता है? दूसरा सवाल। तीसरा, क्या अमेरिका में बैठ के या चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में ट्रेड करके प्रॉस्परस हो सकता है? इससे तो चाइना और मजबूत होगा, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज चाइना में माल बनवाएंगी, भारत में बेचेंगी, चाइना का भला होगा। प्राइवेट कैपिटल कहीं किसी दुबई में या सिंगापुर में या किसी स्टॉक मार्केट में पड़ा होगा, अमेरिका को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ना वहां की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्योंकि चाइना अपनी मशीनें टेक्नोलॉजी बना के अपनी फैक्ट्रियां लगा के एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदुस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के बाजार में नहीं आएंगे, यहाँ की आप ज्योग्राफी को स्ट्रेटेजिकली नहीं समझेंगे, तो फिर अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में खत्म समझो। और ये बात अमेरिका जानता है। दूसरी तरफ भारत को भी लगता है कि आज हम एक विकासशील देश हैं, हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए उतना पैसा नहीं है जितना हमारी जरूरत है। तो भारत को भी प्राइवेट कैपिटल चाहिए, भारत को भी आज क्रिटिकल एंड जिसको ये कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज चाहिए। भारत को भी आगे बढ़ना है तो दुनिया के साथ मिलके चलना है, और चाइना जैसे दुश्मनों को अगर आपको कंट्रोल करना है तो यू नीड स्ट्रॉन्ग पावरफुल फ्रेंड्स जो आपको इंटरनेशनल फोरम में हेल्प कर सके। इन सब बातों को देखते हुए अमेरिका की जरूरत भारत को भी है। तो ये म्यूचुअल है, बेनिफिशियल है, क्योंकि दोनों कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो मुझे लगता है ये नेचुरल एलाइज की जो बात कही जाती है वो बहुत क्लियर है। और इसीलिए अब आप कोई कुछ भी बोले, इंडिया और अमेरिकन टाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर ये मजबूत होंगी। हाँ, स्पीड में फर्क आ सकता है। मोदी साहब ने बहुत ज्यादा स्पीड दी इस बायलैटरल टाइज को लेके। अगर कोई और प्रधानमंत्री आएगा तो वो उसकी सोच है कि वो अमेरिका के साथ कितना तेजी से अपने रिश्ते बनाते हैं जी। तो ये तो इंटरनेशनल डायनामिक्स है जिसको हमें समझना होगा जी। लेकिन कोई भी यात्रा जब भारत की ओर से प्रधानमंत्री स्तर का एक व्यक्ति जा रहा है विदेश यात्रा पर, तो कुछ कसौटियां होती हैं विशेषज्ञों की नज़र में भी कि उस यात्रा को सफल माना जाए या मतलब सामान्य माना जाए या उद्देश्य पूरे नहीं हुए यह माना जाए। तो उस लिहाज से अगर मैं पूछूं, आपकी आशाएं क्या हैं, इस यात्रा से क्या मिलना चाहिए? देखिए, किसी भी स्टेट टू स्टेट जो विजिट्स होती हैं उसके अंदर 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि दोनों साइड के जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो कितना एक दूसरे से कंफर्टेबल है, कितना एक दूसरे को अपने पास बुला रहे हैं। तो जिस तरह से जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन या जॉइंट कांग्रेस का जो आज सेशन हुआ अमेरिका में, और जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया, भारत के पहले प्रधानमंत्री और दुनिया के सिर्फ तीसरे नेता, ये अपने आप में दर्शाता है कि अमेरिकन पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट इंडिया के पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट को कितना रिस्पेक्ट देती है, कितना मान देती है। ये अपने आप में एक प्रूफ है। नहीं तो दुनिया में 200 देश हैं, किसी को भी बुला के वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इवन बाद में भी किसी अपने जो क्लोज एलाइज हैं, नेटो देश भी हैं, उनके भी किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को इतना सम्मान नहीं दिया जितना उन्होंने मोदी साहब को दिया। तो एक बात तो ये क्लियर। तो ये एड्रेस तो कल होगा और उसमें नजर रहेगी कि क्या बोलते हैं मोदी जी।
दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है इस पूरे प्रोसेस में जो समझना पड़ेगा, वो ये कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर वहां की बिजनेस कम्युनिटी कैसे इंटरेक्ट करती है। और जिस तरह से बड़े बिजनेसमैन आए और उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट की इच्छा व्यक्त करी, और ये तो हमने कुछ बड़े जो सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात करी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिले होंगे मोदी साहब से 1 to 1, जिनके सारों के पिक्चर शायद नहीं आए हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बिजनेस कम्युनिटी मिलती है तो ये आपको समझ में आता है कि वास्तव में गवर्नमेंट को लेके वहां की बिजनेस कम्युनिटी, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी का क्या रुख है। ये दूसरा मुद्दा है, जो वो सिग्नल भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तीसरा मुद्दा आता है सामरिक मुद्दा, स्ट्रेटेजिकली। जब कल एग्रीमेंट साइन होंगे भारत और अमेरिका के बीच में, खासकर डिफेंस कोऑपरेशन को लेके, और अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेके एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बहुत ही सेंसिटिव होती हैं किसी भी अंतरराष्ट्रीय रिलेशन को लेके। आप क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिन दोस्तों पे आपको पूरा भरोसा है कि वो आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, आपके साथ मतलब कि ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं करेंगे जो एम्बैरेसिंग हो या आपके अगेंस्ट जाए। उनको ये इतना भरोसा हो गया है कि भारत के साथ आप स्ट्रेटेजिक टाई अप कर सकते हैं। जैसे भारत को जेट इंजन की जरूरत है, जेट इंजन की टेक्नोलॉजी के साथ इंजन बनाने की क्षमता की जरूरत है। देखिए ऐसा है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बहुत है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सिर्फ जेट इंजन नहीं है, बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आज हैं। अगर मैं ये कहूँ साइबर सिक्योरिटी के लिए, आपके वैक्सीनेशन के लिए, आपकी बायोटेक्नोलॉजी को लेके, आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके, आपकी रिमोट सेंसिंग को लेके, आपके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेके, डिफेंस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, रेडार टेक्नोलॉजीज हैं, टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज हैं। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो पब्लिक में नहीं आती हैं। पब्लिक में 2, 4, 5 बड़ी चीजें आती हैं जिनके लिए न्यूज हेडलाइन बन सकती है, लेकिन छोटे बड़े बहुत सारी पार्टनरशिप्स होती हैं कंट्रीज के बीच में। और जरूरी नहीं है कि कल ही सारी हो। कल आपके लिए एक ऑप्टिक्स होता है जिसमें प्रधानमंत्री एग्रीमेंट साइन करेंगे उनकी प्रेजेंस में, तो एक न्यूज बनेगा कि देखिए अमेरिका ने जेट इंजन आपको दे दिया। क्या सिर्फ जेट इंजन लेके आएंगे, या जेट इंजन की कंपनियां ही भारत से डील करना चाहेंगी? आपको नहीं लगता कि बोइंग भी चाहेगी कि भारत की एविएशन मार्केट में आए? क्या आपको नहीं लगता अमेरिका की जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो भारत में अपना पैठ बढ़ाना चाहेगी? क्या आपको नहीं लगता अमेरिका की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको लेके सामने आना चाहेगी? क्या वहां की आईटी इंडस्ट्री और आईटी हार्डवेयर की कंपनियां भारत में नहीं आना चाहेंगी? साइबर सिक्योरिटी की कंपनियां भी आना चाहेंगी, फाइनेंशियल कंपनियां भी आना चाहेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां भी आना चाहेंगी, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं वो भी आना चाहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा बाजार है भारत, इससे बड़ा बाजार दुनिया में नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी। अगर वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? श्रीलंका या नेपाल या हांगकांग? अच्छा, उनका मार्केट साइज है। विजय जी, ये सारी चीजें 10 साल पहले भी थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका के साथ हमारा परमाणु समझौता हुआ, जिस पर मोदी सरकार भी आगे बढ़ी है। क्योंकि एक बार जब आपका समझौता होता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है सरकार में उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो दो देशों के बीच की सरकारों का समझौता होता है। तो वो फिर पार्टियां बदलती रहें, सरकारें बदलती रहें, लेकिन समझौते वैसे ही रहते हैं। और उस समय जो परमाणु समझौता हुआ वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में। उस समय भी भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा बाजार था, और भारत को अमेरिका से टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत थी। उस समय जो भारत अमेरिका के संबंध थे और जो हमें अमेरिका से मिल पाता था, जो हमें चाहिए अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक, और आज जो हम ले पा रहे हैं या लेने की संभावना दिख रही है, बन रही है, जिसके लिए भारत प्रयास कर रहा है, इनमें बुनियादी अंतर क्या है? देखिए बुनियादी अंतर बहुत सिंपल है। गाड़ी वही है, ड्राइवर कौन है? अगर ड्राइवर बदलता है तो गाड़ी की रफ्तार और ड्राइविंग जो आपका ट्रेवल एक्सपीरियंस है वो बदल जाता है। तो इस बात को हमें समझना होगा। हमारे बेसिक अप्रोच में क्या फर्क आया है? बहुत फर्क आता है ना, यही मैं आपसे कह रहा हूं।
आपको अगर ड्राइवर पे भरोसा नहीं है तो सामने वाला भी डर डर के चलता है, और अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर है वो भी कहते हैं भैया संभल के चला, ठोक मत देना। ये फर्क है। लेकिन अगर आपका ड्राइवर अच्छा है और आपको पता है कि काबिल है, तो आप भी रिलैक्स होते हैं, सामने वाला भी रिलैक्स होता है, और जो गाड़ी आपको देता है, मान लीजिए आपने किसी की गाड़ी ली है, तो उसको भी पता है कि गाड़ी सुरक्षित वापस आएगी। तो ये डिपेंड करता है कि ड्राइविंग सीट पे कौन है, पहली बात। दूसरा, जब मनमोहन सिंह जी थे तो उस समय आपको याद होगा जब न्यूक्लियर डील थी तो कितना बड़ा कम्युनिस्टों ने इश्यू बनाया था कि आप ये न्यूक्लियर डील साइन ना करें। इवन यूपीए में भी सोनिया गांधी वाज नॉट वेरी कीन शुरू में, लेकिन जब मनमोहन सिंह जी ने फुट डाउन कर दिया कि नहीं ये मेरा कमिटमेंट है, मुझे ये करना है, उसके बाद धीरे धीरे सरकार के मंत्रियों ने उनका साथ दिया और कम्युनिस्टों को टेक्निकली इग्नोर किया। क्योंकि उस समय भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो मनमोहन सिंह जी ने लिया था, और ये भी उस समय अगर आप पुराने अखबार और चर्चाएं देखें तो ये कहा जा रहा था कि क्या मनमोहन सिंह जी को सरकार या सोनिया गांधी या विपक्षी, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट की उस समय बात थी, तो क्या ये करने देंगे या नहीं करने देंगे। और उसमें मनमोहन सिंह जी की तारीफ इसलिए करना चाहूंगा कि उन्होंने फुट डाउन कर दिया था कि नहीं ये तो मैं करूंगा, अब आपको जो करना है वो करो। और जब उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन करी, दैट वाज ए गेम चेंजर बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। और उस फाउंडेशन पे कोई भी समझदार नेता या राजनेता होगा तो वो उस फाउंडेशन को बहुत तेजी से उठा के उस पे नवनिर्माण की बात करेगा, जो मोदी ने किया। तो ये मोदी की समझदारी। अगर मोदी कहता नहीं ये बकवास डील है, मैं नहीं करता, ये मोदी ने साइन की है, इसकी क्या जरूरत है, अगर वो ऐसा करते तो एक मौका खो देते। और यही एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है कि अगर आपके ओपोनेंट ने भी अच्छा काम किया है, आप चाहे पॉलिटिकली उसको क्रिटिसाइज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपके सामने इस बात की एक फाउंडेशन है कि आप अमेरिका के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट समझौता हो चुका है। और इसका फायदा अगर मोदी साहब ने बाकी रिलेशन बिल्ड करने के लिए उठाया तो मुझे लगता है कि इवन कांग्रेस को भी इस बात का क्रेडिट मोदी को देना चाहिए कि उनकी फाउंडेशन पे मोदी ने अमेरिका के साथ और अच्छे रिश्ते इंप्रूव किए, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग मोदी फॉर इट। तो ये कांग्रेस की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है कि उनको पता भी नहीं लग रहा कि क्रेडिट कैसे लेना है, और दूसरी तरफ ये मोदी साहब की पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि कांग्रेस के रखे हुए नींव के पत्थर पे महल अपना कैसे खड़ा करना है, वो उन्होंने कर लिया। जी। अच्छा, एक बात आपने अपनी शुरुआती टिप्पणी में भी कहा था कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं तो वहां पर दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच में, हालांकि तकनीकी रूप से हमारे यहाँ राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति के लिए कहा जाएगा, लेकिन लीडर ऑफ द नेशन अगर हम कहें तो मोदी जी और बाइडेन जी के बीच में किस तरह की केमिस्ट्री दिखती है, किस तरह का उनका आपसी एक दोस्ताना दिखता है, क्या वो एक चीज है जिस पर लोगों की खास नजर रहेगी इस पर्सपेक्टिव में, खास करके कि जब बाइडेन जी आए थे तो उस समय भारत के साथ उनके तेवर जो थे बड़े मधुर नहीं थे, क्योंकि उसके पीछे पृष्ठभूमि थी कि उनसे पहले ट्रंप साहब राष्ट्रपति थे और मोदी जी और ट्रंप जी की निकटता बड़ी एकदम सुर्खियों में थी, तो वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी उसका एक कहीं ना कहीं असर होगा था ही। तो वहाँ पर शायद बाइडेन ने देखा होगा कि ये तो मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट के साथ ये व्यक्ति और ये देश नज़दीकी रखता रहा है, तो फिर मैं इसके साथ क्यों ज़्यादा अपना एक मधुर संबंध रखूं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये पर्सन टू पर्सन नहीं, ये नेशन टू नेशन रिलेशन है। देखिए, आपको इस बात को समझना होगा कि जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, कुर्सी से दूर होते हैं, आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, उसका एक आपका पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन जब आप जिम्मेदार पोजीशन पे बैठते हैं, मैं तो राष्ट्र की बात कर रहा हूं, तो अपने आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इवन आप किसी कंपनी में सीईओ एमडी बनते हैं, और अगर आप सेंसिबल है किसी डिपार्टमेंट की इवन एचओडी बनते हैं, और जब आपको परफॉर्मेंस दिखानी होती है तो फिर इस तरह की छोटी बातें आप ही का नुकसान करती हैं। आपकी टीम में एक कॉम्पिटेंट एग्जीक्यूटिव है या टीम मेंबर है, आप उसको इग्नोर करके किसी इनकॉम्पिटेंट आदमी पे भरोसा करके और उसको शाबाशी दोगे, तो परफॉर्मेंस किसकी खराब हो रही है? डिपार्टमेंट की।
और डिपार्टमेंट के इंचार्ज कौन है? ये चीजें दिखी हैं? क्या ये चीजें दिखी हैं? जैसे जो बाइडेन की हाल ये की देखो, अगर ये दिखती, मोदी जी के साथ यार रही देखो है, ऐसा, वो अलग राजीव जी एक देखो इसमें केमिस्ट्री ये दिखाती हैं। कहने और का जो जब जी देखो क्या होता है कि जब आप ज्वाइंट कांग्रेस सेशन अटेंड करवा रहे हैं, क्या बगैर प्रेसिडेंट की कंसेंट के होगा? क्या जितनी डील हो रही है, मतलब ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए। देखिए आज आप कोई पहली बार तो मिल नहीं रहे बाइडेन साहब। नहीं, मेरा सवाल सैकड़ों है कि क्या जब इंटरव्यू बाइडेन आए थे राष्ट्रपति के रूप में और आज की तारीख में क्या रिलेशंस जो है वो काफी आगे बढ़े हैं? ऑब्वियसली बढ़े हैं। ये तो देखिए, आप अपने अनजान पड़ोसी से भी, कल के पड़ोस में आपके घर में कोई आएगा जिसको आप नहीं जानते, पहली बार आप मुलाकात नहीं करेंगे, फिर आप पार्किंग में एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं, फिर आप 2 मिनट बैठ बातें या खड़े होकर बात करते हैं, फिर एक दूसरे को घर में इनवाइट करते हैं, फिर आप एक दूसरे को फंक्शन में इनवाइट करते हैं। रिलेशन तो इंप्रूव होता है। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। ये तो सोचना ही इलॉजिकल है कि नहीं दोनों स्टेटस को मेंटेन करेंगे, दो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां और दो राष्ट्राध्यक्ष क्या रिलेशन इंप्रूव नहीं करेंगे? ये तो इलॉजिकल है। देखिए ये बात हमें समझनी होगी कि यहां पे दोनों नेताओं को पता है कि दोनों की जिम्मेवारियां क्या है और दोनों को एक दूसरे के साथ ही मिलकर चलना है। और आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी रहे हों पिछले 15-20 साल में, दोनों की एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट थी। चाहे वो ट्रंप साहब रहे हों, चाहे वो आप क्लिंटन साहब से देख लो, बुश साहब को देख लो, इवन रोनाल्ड रेगन के टाइम को देख लो, भारत और अमेरिका के बीच में एट हाईएस्ट लेवल कभी भी तकरार नहीं थी। इतनी गर्मजोशी हो या ना हो उसके कई और कारण हो सकते हैं। कोल्ड वॉर का टाइम था, भारत का झुकाव रशिया की तरफ था, हमारे रिलेशनशिप अलग थे, भारत उतना प्रोग्रेसिव नहीं था, चाइना वाज अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट। तो वक्त के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, दुनिया स्टैटिक नहीं है। इसीलिए जब दुनिया स्टैटिक नहीं है तो आपकी मानसिकता स्टैटिक नहीं रहनी चाहिए। और अगर मानसिकता स्टैटिक होती है तो वो आदमी लीडर बनना नहीं चाहिए जी। ये बात हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब एक ट्रायंगल की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूँ। एक जो ट्रायंगल हमारे वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में बना हुआ है कि जैसे बाइडेन साहब ने अभी अभी ताज़ा टिप्पणी की है शी जिनपिंग के लिए, जिसमें उन्होंने तानाशाह बताया है। कोई संदेह है नहीं, जिनपिंग तानाशाह हैं और एक तानाशाह को अपने लिए तानाशाह शब्द सुनने में बुरा लगा है, लगता ही है। खैर, तो एक तरफ अमेरिका जो खुल करके चीन को एक खतरे के रूप में देखता है, भारत के लिए चीन एक खतरे के रूप में है, लेकिन भारत का संबंध बहुत मधुर है रूस के साथ, और रूस और चीन के संबंध बड़े मधुर हैं। आपने जिक्र किया अपनी शुरुआती टिप्पणी में कि वो पहले से और ज्यादा मधुर हुए हैं, लेकिन मुझे 62 का भी वाकया याद आता है जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी और उस समय रूस ने कह दिया कि भाई भारत तो हमारा दोस्त है लेकिन चीन हमारा भाई है। तो ऐसा नहीं है कि चीन और रूस की निकटता जो है वो आज की है, वो तब भी थी। और उस समय भी भारत चीन युद्ध के समय रूस ने अपना झुकाव बता दिया था कि भाई तो भाई है, आप तो दोस्त हो। तो इस ट्रायंगल के बीच में भारत अपने आप को कैसे संतुलित करेगा? जैसा मैंने कहा कि देखिए जियो पॉलिटिक्स बदलती रहती है स्ट्रेटेजिक नीड्स के हिसाब से, और भारत को यह बात समझ में आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास वो क्षमता नहीं होती या आपके पास वो लीडरशिप नहीं होती जो कुछ बोल्ड डिसीजन ले सके। आप 62 की बात कर रहे हैं, ये वो टाइम है जब भारत के अंदर लेफ्ट पार्टीज का काफी इन्फ्लुएंस होता था और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप एक हिसाब से मैं ये कहूंगा वो सेल्फ सेंटर्ड थी, इनवर्ड लुकिंग थी। उनको लगता था वो जो कहेंगे पूरा देश उसको मान लेगा और वो भारत के हित में है। सोच अलग थी लीडर्स की। आज स्थिति ये है कि भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों की इक्वेशंस को समझा है, अपने आप को एक फोर्स के रूप में उभारा है, और आने वाले दिनों में इसीलिए आप देखेंगे भारत ने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को इक्वी डिस्टेंस रखने की कोशिश करी है जहां तक हो सकते हैं कंट्रोवर्शियल मैटर्स में, और कहां से किस पे बैलेंसिंग एक्ट करना है एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा ना बोल के। कभी कभी आपको चुप रहने से भी फायदा होता है।
तो इसीलिए यूक्रेन रशिया वॉर में भारत पे बहुत दबाव था, भारत शांत रहा। चाइना ने भारत के खिलाफ काम किया, भारत को पता है कि कहां पे चाइना को पुशबैक करना है और कहां पे रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं। ये बात भारत को ये भी पता है कि रशिया के ऊपर हम आज की तारीख में कितना डिपेंडेंट हों और कितना हमें अमेरिका से सपोर्ट चाहिए। कल को मान लीजिए आज यूक्रेन वॉर में चाइना रशिया का खुल के समर्थन कर रहा है और कल को इंडिया को रशिया से डिफेंस सप्लाईज चाहिए और चाइना कह दे आप नहीं देंगे, तो रशिया क्या करेगा? इग्नोर कर देगा चाइना की बात, नहीं कर पाएगा। तो अगर कल को मान लीजिए रशिया इग्नोर करता है और आपने सेकंड पाइपलाइन नहीं शुरू करी है, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसीलिए चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो अमेरिका हो, भारत को अपने अल्टरनेट सोर्सेज को हमेशा तैयार रखना चाहिए। ये किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कॉमन सेंस होता है, इवन बिजनेस में भी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। हम अगर किसी कंपनी से पैकेजिंग मटेरियल खरीदते हैं, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कल को उस पैकेजिंग कंपनी में आग लग जाए, तो क्या आप अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे? क्योंकि सप्लाई तो आएगी नहीं है पैकेजिंग की, और बगैर पैकेजिंग के आप माल कैसे बेचेंगे? इसीलिए हमेशा 2-3 वेंडर रखे जाते हैं। एक वेंडर को आप 50% ऑर्डर देते हैं, एक को आप 30% देते हैं, एक को 10-15% ऑर्डर देते हैं, लेकिन तीनों को एक्टिवेट रखते हैं ताकि अगर एक के यहां प्रॉब्लम आए तो दूसरे से आप कहो कि यार सप्लाई बढ़ा दो। ये होती है पार्ट ऑफ प्लानिंग। और अगर आप एक ही वेंडर के भरोसे रहेंगे कि नहीं नहीं मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कभी गड़बड़ नहीं होगी, तो इसका मतलब यह है कि आपने कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं करी है, आपका प्लान डिफेक्टिव है। और बगैर क्राइसिस मैनेजमेंट के और कंटिजेंसी प्लानिंग के ना देश चलते हैं, ना बिजनेस चलते हैं, ना फैक्ट्रीज चलती हैं। जी, तो वो डिफेंस क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया सबसे हमारी पहली प्रायोरिटी, उसके बाद फिर रूस हो, अमेरिका हो, और केवल मतलब जो नाटो देश हैं उनमें सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप फ्रांस से भी लेंगे। हालांकि अगर आप फ्रांस से लेंगे तो उस पर अमेरिका की त्योरियां चढ़ेंगी, लेकिन आप उसे इग्नोर करके फ्रांस से राफेल भी लेंगे। आपको मतलब एक संतुलन बनाना है इन सब के बीच में कि आप ऐसा नहीं हो कि सिर्फ रूस के पाले में चले जाएं और वहाँ से पाइपलाइन बंद हो जाए, या आप सिर्फ अमेरिका के पाले में खड़े हो जाएं, उसका एसोसिएट बन जाएं, और अमेरिका भी कोई कम आर्म ट्विस्टिंग तो करता नहीं है। तो ये सारा बैलेंस बनाना, लेकिन उन सबसे ऊपर अपनी पहली प्रायोरिटी ये कि हम जहाँ तक संभव होगा अपने देश में बनाएंगे, और सिर्फ बनाएंगे नहीं, दुनिया भर को बेचेंगे भी। तो ये रणनीति जो है ये हमारे विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आ रही है? समझना नहीं चाहते ना। अगर वो ये समझ जाएंगे कि मोदी साहब की रणनीति, या उनके कहीं इंटरेस्ट नहीं हो रहे हैं, इतना सक्षम विपक्ष नहीं है, उनके इंटरेस्ट क्या प्रभावित होंगे? देखिए, उनकी मजबूरी ये है कि किसी भी तरीके से मोदी को पब्लिक की आई में गिराना है। उनका बहुत छोटा नैरो माइंडेड पॉलिटिकल एजेंडा है, उनके आगे लंबी सोच नहीं है। अगर आपकी लंबी सोच होती तो आप मोदी को इन पर्सन क्रिटिसाइज नहीं करते। आप समझिए इस बात। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट प्लान होता तो आप अपना प्लान पुश करते कि मोदी को ये नहीं ये करना चाहिए था, विच इज गुड फॉर इंडिया। तब तो हम समझते कि आपने मोदी को कॉर्नर किया कि आप एक डिफेक्टिव पॉलिसी को परस्यू कर रहे हो, हमारे पास ज्यादा अनुभव है, आपने हमसे कंसल्ट किया होता तो हम आपको सही राय देते। तब तो एक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म समझ में आता है। जब आप नाम लेके क्रिटिसाइज करते हो तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। और उनको ये पता है कि मोदी ब्रांड से बीजेपी इलेक्शन जीतती है, तो ऑपोजिशन का सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह से ब्रांड की वैल्यू कम की जाए, और उनके पास कोई एजेंडा नहीं। अगर उनके पास एजेंडा होता तो वो आदमी को ना टारगेट करके पॉलिसीज को टारगेट करते। जब भी आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट करते हो तो इससे एक ही चीज समझ में आ जाती है कि लेकिन आपके पास कैसे करेंगे? मोदी कह रहे हैं कि हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाएंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे। अब आत्मनिर्भरता की पॉलिसी को विपक्ष टारगेट करे भी तो कैसे करे? बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। उदाहरण के लिए आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो, भारत को टेक्नोलॉजी कौन देगा? मोदी ने कितने नए R&D फैसिलिटीज क्रिएट करी,
कितनी नई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इंडिया में डेवलप हुई, मोदी साहब बताएं। कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एमएसएमई में हुई या लार्ज कंपनीज में हुई, उनका प्रोडक्शन शुरू हुआ या नहीं हुआ। 500 तरीके हैं। अगर मुझे मोदी साहब को क्रिटिसाइज करना है, मेरे पास 500 तरीके हैं, नॉट बाई टेकिंग हिज नेम बट पॉलिसीज। कांग्रेस के थिंक टैंक को आपको बुला ही लेना चाहिए अपने पास कि चलो थोड़ी सी सलाह आप मुझे भी दे दीजिए विजय जी, हम थोड़ा अच्छी से आलोचना कर ले मोदी जी की, क्योंकि अब विपक्ष हैं तो आलोचना तो करनी ही है। देखिए, विपक्ष की आलोचना इसलिए जरूरी है कि उससे मोदी जी पे प्रेशर पड़ेगा, और जब मोदी जी पे प्रेशर पड़ेगा तो वो और अच्छा काम करेंगे। जो आप उनके लिए लॉजिकल क्रिटिसिज्म करोगे, तो मोदी साहब को अगर लगेगा कि मैं इसका काउंटर नहीं कर सकता हूं, तो आप देखिएगा 7 दिन के अंदर अंदर मोदी साहब उस पर पॉलिसी बना के कार्रवाई शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? भारत का भला होगा। तो इसीलिए अच्छा ऑपोजिशन होना देश हित में होता है, लेकिन जब ऑपोजिशन ही काम नहीं कर रहा हो तो देश का नुकसान होता है। नहीं नहीं, आपको कंसल्टेंट बना करके बुलाने का एजेंडा कैंसिल, क्योंकि आप तो मतलब इससे सत्ता नहीं दिलवाएंगे, आप सरकार को और अच्छा काम करने की तरफ ले जाएंगे, तो उससे तो मतलब अगर वोट नहीं मैं ये मिलेंगे, मान सीटें नहीं अगर ये मिलेंगी, हमारी सरकार नहीं बनेगी, प्रोग्राम कैंसिल। तो राजीव जी, मैं तो यही कहूंगा कि ये चैलेंज है बिटवीन कांग्रेस एंड मोदी कि कौन कितने मुद्दे उठाता है और मोदी साहब को कितना ज्यादा जगह पे फंसाता है कि देखिए ये कमियां रह गई, आप 100 गिना दो और फिर कहो कि देखिए मोदी साहब ने 100 में से 20 पे काम किया, 80 छोड़ दी। तो कहने का मतलब है कि 100 लॉजिकल गिनाओ तो सही, इतना दम तो हो। और इस देश में इतने चैलेंजेस हैं कि आप आराम से गिना सकते हो। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल अभी इस चर्चा को यहाँ समेटते हैं, क्योंकि इन सब बातों का तो जितना विस्तार दिया जाए वो कम है, लेकिन कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा है। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं, फिर बात होगी। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं विजय सरदाना जी, जो अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिक नज़रिए से भी काफ़ी चीज़ें बहुत तीक्ष्ण तरीके से रखते रहे हैं। और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर। विजय जी, अमेरिकी यात्रा में प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया है आज पहले दिन, वो तो आपको मालूम ही होगा। बहुत ही व्यस्त एजेंडा उनका रहता है जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं। उनकी एक यात्रा जो होती है, अगर आप पिछले प्रधानमंत्रियों से तुलना करें तो शायद एक ही यात्रा में वो 4-5 यात्राएं पैक करके ले जाते हैं अपने सूटकेस में, क्योंकि जितनी बैठकें होती हैं उनकी, जितना व्यस्त एजेंडा रहता है और एक एक मिनट का सदुपयोग करने का जो एक नज़रिया रहता है, उसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि बाकी लोगों की 4-5 यात्राएं और मोदी जी की एक यात्रा, सब बराबर है। तो आज क्या किया इन्होंने? टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मिले, कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर रतनलाल से मिले, प्रोफेसर पॉल रोमर हैं उनसे भी मिले, रे डालियो से मिले और उनसे आर्थिक मुद्दों पर बातचीत हुई, डिजिटल इंडिया, आधार कार्ड वगैरह पर बात हुई, और यहाँ पर निवेश के लिए उन्हें भारत आने का न्योता दिया। हेल्थ सेक्टर के जानकारों के साथ बातचीत हुई है। इसके बाद अभी रे डालियो का जो मैंने जिक्र किया, वो ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के को फाउंडर हैं और ये दरअसल हेज फंड कंपनी है। इसके बाद अगर और भी एजेंडा देखें तो जैसे एलन मस्क से उन्होंने बात की तो उसमें यह ऐलान सामने आया, ऐलान नहीं बल्कि एलन मस्क ने संकेत दिया कि अब वो जल्दी ही अगले साल भारत आएंगे और भारत के साथ रिश्तों में निवेश करेंगे वो। अब इसके आगे फिर कल जो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ चर्चा होगी, बातचीत होगी, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का रहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के परिसर में बहुत एक भव्य आयोजन हुआ योग दिवस का, जिसमें प्रधानमंत्री ने स्वयं योग किया, अन्य सहभागियों के साथ उनका एक संक्षिप्त संबोधन भी रहा
और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जाकर के उन्होंने मिलेट्स की मार्केटिंग भी कर ली, क्योंकि वो जब भी जाते हैं तो अपना कोई एजेंडा साथ में लेकर के जाते हैं, और वो एजेंडा ऐसा होता है जिसमें भारत के हित कहाँ बढ़ रहे हैं इस पर एक खास नज़र रहती है। तो बाकी लोगों का एजेंडा अलग तरह का होता है, पीएम का एजेंडा एक अलग तरह का होता है। तो मिलेट्स की मार्केटिंग साथ में कर ली उन्होंने, मतलब योग दिवस की मार्केटिंग तो कर ही रहे थे, साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेट्स ले गए। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरी नज़र गई कांग्रेस के एक ट्वीट पे, और उसमें उन्होंने हिंदी सिखाई। और हिंदी में क्या सिखाया उन्होंने, एक मुहावरे का अर्थ बताया। और मुहावरा क्या है, 9-2-11 होना। और साथ में फोटो लगाई प्रधानमंत्री मोदी की, जो अमेरिका में विमान से उतरते हुए जो उनकी फोटो है, उसका मतलब थोड़ा एक ग्राफिक रूपांतरण करते हुए उन्होंने लगाया। मतलब क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो अभी 3 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर गए हैं, वो 9-2-11 हो गए हैं? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आपको इस बात को समझना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री और खासकर मिस्टर मोदी जब बाहर जाते हैं तो उनके दिमाग में 2-3 चीजें बहुत क्लियर होती हैं। उनको ये पता है कि जहां भी वो जाएंगे पूरी दुनिया की नजर उस पर रहेगी, और खासकर भारतीय जनता की, भारतीय मीडिया की और भारतीय पॉलिटिकल क्लास की। वो इस बात को जानते हैं, और जब वो जाते हैं तो कई चीजों पे उनकी नजर होती है, और उनको ये पता है कि जब सारे कैमरे, सारे मोबाइल फोन्स उनकी तरफ देख रहे होंगे तो उनको क्या कहना है जिससे वो भारत को और सुदृढ़ दिखा सके, भारत को और आगे बढ़ता हुआ दिखा सके, भारत की पॉजिटिव छवि दिखा सके, और साथ ही साथ में अपने आप को एज ए भारत का कमिटेड ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्थापित कर सके। ये उनकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। उनको पता है कि कम्युनिकेशन बगैर बोले भी कैसे किया जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो लोग इस बात को पचा नहीं पाते, जिस तरह से उनके स्वागत में अमेरिका में तैयारियां हुई, वहां के राष्ट्रपति ने, वहां की कांग्रेस ने, वहां की मीडिया ने, वहां के भारतीय समुदाय ने, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट ने, वहां के बिजनेस कम्युनिटी ने जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव किया, और जिस तरह से उनके साथ मैं ये कह सकता हूँ कमिटमेंट दिखाया, और एक जो उनका विजन है भारत के लिए उसमें अपनी भागीदारी दिखाई, तो मुझे लगता है कि ये एक सुखद संदेश है भारत के लिए। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री एक राजनीतिज्ञ भी हैं, उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल ओपोनेंट ये कैसे इस बात को पचा लेगा कि उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है उसकी इतनी तारीफ हो रही है, उनकी गुडविल इंप्रूव हो रही है, इससे उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर के साथ साथ भारत में भी जो गुडविल है वो इंप्रूव हो रही है। तो ये तो एक टेक्निकली पॉलिटिकल सेटबैक है ऑपोजिशन के लिए। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए वो कोई ना कोई इस तरह की डिस्ट्रक्टिव टेक्निक अपनाने की कोशिश करते हैं जिससे जनता का ध्यान भटके, और वो इस तरह के उनका जो प्रोपेगेंडा है उसमें उलझे, और जो अचीवमेंट्स प्राइम मिनिस्टर की है वो कम आंख के दिखाई जाए। और ये यही नहीं रुकेगा, जब प्रधानमंत्री वापस आएंगे तब आप देखिएगा अपोजिशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसमें ये कहा जाएगा कि कोई अचीवमेंट नहीं हुआ, ये सिर्फ एक शो बिजनेस था मोदी साहब सिर्फ फोटो खिंचवाने गए थे, कैमरे के आगे गए थे। ये सब बातें कही जाएंगी ताकि उन्होंने जो अचीव किया है उसको किसी तरह से जनता की नजर में ये दिखाया जाए कि ये सब टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी थी, आप इस पे ध्यान ना दें। जी राजीव जी, तो अब थोड़ा काम की बात भी कर लेते हैं। मतलब विपक्ष की चर्चा, चूंकि उनका तंज था। अच्छा, उनका एक और तंज था, योग से भी उन्हें कुछ दिक्कत हो गई। अब संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री पहुंचे योग दिवस को लेकर के, और वो योग दिवस प्रधानमंत्री मोदी की ही पहल पर पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जब यह प्रस्ताव लाया गया तब लगभग 250 देशों ने
इस पर सहमति दी और आज 180 देशों से ज़्यादा के प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र के परिसर में मनाया गया और यह एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की। लेकिन अब कांग्रेस योग के साथ प्रधानमंत्री के इस जुड़ाव पर क्या तंज कर रही है? तो इन्होंने एक ट्वीट किया है, पीएम मोदी के पसंदीदा आसन मौन आसन, जुमलासन, कैमरासन, प्रचारासन, अनसुनासन, मोरासन, वस्त्रासन, मित्रासन। अभी आपको ध्यान होगा एक दिन पहले एक अलग प्रसंग है, जब गीता प्रेस को मतलब पुरस्कार देने की घोषणा हुई तो उस पर भी कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश की कैसी एक थोड़ी जली भुनी प्रतिक्रिया आई थी। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि जयराम रमेश अकेले थे, मतलब फिर पूरी पार्टी उनके साथ ही थी। एक आध अगर प्रमोद कृष्ण जैसे कुछ लोगों को जो वैसे ही मुख्य धारा में नहीं है इस समय कांग्रेस में, उनकी अलग प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन ऐसा लगा कि हाँ, अगर गीता प्रेस की आलोचना कर रहे हैं जयराम रमेश तो ये ऑफिशियल लाइन है। और वैसे भी जयराम रमेश खुद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, तो उन्होंने जो कहा वो ऑफिशियल लाइन अपने आप हो जाती है। तो ये लाइन जो है बार बार लेकर के कांग्रेस साबित क्या करना चाहती है कि योग का विरोध करेंगे, गीता प्रेस का विरोध करेंगे। मतलब जहां भी भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का कुछ अंश दिखने लगे, वहां पर आपको एकदम उस पर तिर्यक प्रतिक्रिया देनी है, तिरछी प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है। अब कांग्रेस को के जो लीडरशिप है वो फ्रस्ट्रेटेड है। अब आप ये समझिए कि अगर गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है, अगर कांग्रेस उसकी तारीफ करती तो क्या मैसेज देती कांग्रेस? फिर कांग्रेस ये कहती है कि देखिए, आपने जो सरकार ने या जो गांधी शांति प्रतिष्ठान है जिन्होंने अवार्ड दिया है, उन्होंने सही डिसीजन लिया है। इसका मतलब ये था। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो निर्णय लिया गया वो सही था। तो ये बात क्लियर है। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी ये है कि सरकार या सरकार से संबंधित कोई भी संस्थान कोई भी डिसीजन लेगा तो उसका क्रिटिसाइज ही करना है, चाहे उसका रेलेवेंस हो या ना हो। अगर मैं ये कहूं कि महात्मा गांधी और गीता का क्या रिलेशन है, अगर कोई पूछे तो क्या महात्मा गांधी गीता पाठ नहीं करते थे? क्या उनका गीता में आस्था नहीं थी? तो और अगर आप गीता प्रतिष्ठान की या जो गीता प्रेस है गोरखपुर की, अगर आप उसकी किताबें पढ़ें, मैंने तो बचपन में बहुत पढ़ी, क्योंकि गीता प्रेस का कानपुर रेलवे स्टेशन पे एक स्टॉल हुआ करता था। मैं बचपन की बात कर रहा हूं, और मेरे फादर रेलवेज में थे और वो कानपुर पोस्टेड थे। और जब भी वो आते थे वहां से तो हमारे लिए किताबें लेके आते थे, और वैसी किताबें और कोई पब्लिशर नहीं छापता था उस रेट पे और उस क्वालिटी की, दोनों चीजें, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, जिसमें बच्चों के लिए प्रेरक कहानियां, बहादुर बच्चे, बहादुर लड़कियां, बहादुर बच्चियां, भारत का इतिहास, भारत के शहीद, भारत की संस्कृति, सिंपल रूप में भारत के जितने ग्रंथ थे उनको सिंपल रूप में, ताकि बच्चे उसमें अट्रैक्ट हों। चाहे वो जैसे अमर चित्रकथा टाइप कार्टून बुक्स थी, वो गीता के ऊपर, रामायण के ऊपर, आप नेम इट, वो पीले से कवर का जिल्द होता था, सिंपल सा, बड़े बड़े फॉन्ट में लिखी हुई किताबें, और कोई बहुत महंगी नहीं, 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए। मेरे पास आज भी मेरे बीकानेर के घर में वो पड़ी होंगी। वो इतनी अच्छी किताबें थी कि आपको कबाड़ी को भी देने का मन नहीं करता। मैं आपको हकीकत ये बता रहा हूं। आज वो कम से कम और कुछ नहीं 40 साल से ऊपर हो गया होगा, आज भी वो घर में पड़ी है। कहने का मतलब क्या है कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, हम एक तरफ हैरी पॉटर की बात कर रहे हैं, हम ऐसी फिक्शन की बात कर रहे हैं जो बच्चों की मानसिकता को सड़ाता है, गलाता है, उसमें जिसे मैं कहता हूं कि मानसिक कुपोषण करता है या ब्रेन पॉइजनिंग करता है हमारे संस्कार और संस्कृति के बारे में। वो किताबों के लिए तो आपको कोई एतराज नहीं। लेकिन गीता प्रेस जितने भारत में बच्चों में संस्कार डालने की कोशिश करी,
उससे आपको ऐतराज है, तो फिर कांग्रेस कौन सा संस्कार पैदा करना चाहती है? कांग्रेस ही? या राहुल गांधी ने जो बचपन में किताबें पढ़ी वो सबको पढ़ाना चाहते हैं? अभी योग मैं दिवस कहता को हूं लेकर अगर के ही अभी योग अगर दिवस को लेकर के ही कांग्रेस के तंज का क्या मतलब है? क्या योग जो है वो भाजपा की देन है? मतलब हर बात पर नहीं, अगर देखिए आप एक दिशा में चले जाते हैं कि मतलब योग के बहाने मोदी पर तंज कसना। देखिए, दुख की बात यही है राजीव जी कि हिंदुस्तान के ऑपोजिशन को ये बात समझ में नहीं आ रही है, जो जनता समझ पा रही है कि आपको हर चीज में विरोध नहीं करना है। आपको जहां विरोध करना है आप करिए, आप उनकी पॉलिटिकल विचारधारा को खंडन करिए, विरोध करिए, प्रोटेस्ट करिए, सब करिए। लेकिन जहां पे पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, जहां पे राष्ट्रीय हित है, जहां पे कल्चरल वैल्यूज हैं, जहां पे मॉरल वैल्यूज हैं, आप वहां भी क्रिटिसाइज करेंगे तो आप पॉजिटिव किसको बोलेंगे? आज अगर कांग्रेस योगा को प्रोटेस्ट कर रही है या अपमानित कर रही है जस्ट बिकॉज कि मोदी साहब को उसके साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि उनके प्रयास से आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑफ योगा बन रहा है, तो आप क्या डिस्को को सपोर्ट करेंगे? आप किसको सपोर्ट करेंगे? या हिप हॉप को सपोर्ट करेंगे? किसको करना चाहेंगे? या आप कैबरे को सपोर्ट करना चाहेंगे कांग्रेस एज ए गुड एक्टिविटी फॉर फिजिकल फिटनेस? क्या कांग्रेस करना क्या चाहती है? तो विरोध का स्वर शायद इसीलिए है क्योंकि योग के साथ आज मोदी बहुत क्लोजली एसोसिएट हो गए। और प्रॉब्लम कांग्रेस की ये हो रही है कि वो कहीं ना कहीं इतने इनसिक्योर हो गए हैं मोदी के नाम से कि उनको सपने में भी मोदी का अगर नाम भी आता है तो उनको लगता है कि भूत आ गया और वो घबरा जाते हैं। इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि वो किस चीज का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब ये तो उनकी अभी मानसिक कुंठा है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी भारत का प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक नियंत्रण पर स्टेट विजिट पर राजकीय यात्रा पर पहुंचा है। वहां यदि प्रधानमंत्री की यह यात्रा सफल होगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अमेरिका और भारत के बीच कुछ नए समझौते होंगे, कुछ नई प्रगति होगी, दोनों के संबंध और मजबूत होंगे। क्या यह सब होने पर हमारे देश के विपक्ष को मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि भारत को कुछ सफलताएं मिली? वो इस डर से, इस आशंका से कि अच्छा इसका क्रेडिट मोदी जी को मिलेगा और इसलिए वो इन सफलताओं में भी विफलताएं ढूंढने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस को मेरे ख्याल से राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की सफलता पे खुश होना चाहिए, क्योंकि उनको ये कंपेयर करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी को कितनी बार स्टेट विजिट मिला, उनको किस किस वहां के सेनेटर ने और किस किस के कांग्रेसमैन ने अपने घर बुला के पर्सनल उनका वेलकम किया, रेड कारपेट बिछाए, और फिर कहे कि देखिए मोदी जी तो ऑफिशियल विजिट पे गए थे, जबकि 1-to-1 पर्सनल रिलेशन तो राहुल गांधी का। तब तो बात समझ में आती कि भाई आप तो चलो स्टेट चले गए क्योंकि आप इंडिया के पीएम हो, आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, मान लिया। लेकिन राहुल गांधी जिन जिन सीनेटर और कांग्रेस के घर गए थे, जिनको वेलकम किया था, रेड कारपेट बिछे थे, मालाएं डाली गई थी, वो सब चर्चाएं कांग्रेस को करनी चाहिए मीडिया में। और अगर कांग्रेस के पास वो फुटेजेस नहीं है तो फिर ये या तो राहुल गांधी का वहां स्वागत नहीं हुआ या अनवांटेड थे, और अगर हुआ तो फोटोग्राफ्स क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के पास अपने लीडर हैं जो अमेरिका गए थे पिछले हफ्ते ही, कोई बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है। आप उसका बखान करिए, उसको मोदी साहब की विजिट से कंपेयर करिए और दुनिया को बताइए कि एक सक्सेसफुल विजिट किसको कहा जाता है। और अगर मोदी साहब की विजिट से आपको परेशानी है तो मैं वही कह रहा हूं, फिर किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? राहुल गांधी की विजिट से। और अगर राहुल गांधी की विजिट सक्सेसफुल थी और मोदी जी की विजिट फेल थी, तो फिर भारत सरकार और अमेरिकन गवर्नमेंट को मिल बैठ के सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल डिप्लोमेसी या बाइलेटरल रिलेशन किसको बोलते हैं। और हो सकता है कि बाइडेन साहब को राहुल गांधी को बुला के कुछ ट्यूशन लेनी चाहिए कि भैया किस तरह से बाइलेटरल रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं, आप हमें गाइड करिए। क्योंकि
जो भारत सरकार और अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक स्टेट ऑफिशियल विजिट को इतना सक्सेसफुल किया और कांग्रेस की नजर में वो फेल है, तो हो सकता है कि राहुल गांधी विजिट वाज ए मॉडल विजिट, तो उससे सीखना चाहिए। जी। अच्छा, यहाँ पे इस यात्रा के जो बड़े एजेंडा हैं, अब जैसे आज कुछ प्रमुख लोगों से मुलाकात की उन्होंने, जिसमें एलन मस्क का नाम लोग काफ़ी जानते हैं, उनकी तरफ से क्या निवेश